हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी बुक की बात करेंगे, जो कि गद्य भाग से होगा और ये चैप्टर नंबर पहला है और इस चैप्टर का नाम बातचीत है। दोस्तों इस वीडियो में हम सबसे पहले आपको लेखक परिचय कराएंगे, उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसके बाद प्रश्न उत्तर, उसके बाद सारांश। तो चलिए देर न करते हुए हम लेखक परिचय को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इस चीज को समझिए। हिंदी साहित्य में गद्य काव्य को प्रारंभ करने का श्रेय बाल कृष्ण भट्ट को ही जाता है। भट्ट अपने युग के न केवल श्रेष्ठ निबंधकार थे, अपितु एक महान पत्रकार एवं आधुनिक आलोचना के प्रवर्तक भी थे। यहाँ समझिए दोस्तों, गद्य काव्य का मतलब क्या होता है। ऐसे होता तो है कविता, लेकिन एक ऐसी कविता जिसे कहानी के रूप में लिखा जाए उसे हम गद्य काव्य कहते हैं। और गद्य काव्य को प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो बाल कृष्ण भट्ट को ही जाता है। बालकृष्ण भट्ट अपने युग के न केवल सर्वश्रेष्ठ निबंधकार थे, अपितु एक महान पत्रकार एवं आधुनिक आलोचना के प्रवर्तक भी थे। उन्होंने साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक और सामयिक आदि सभी विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं लिख दिए हैं गद्य काव्य का मतलब क्या होता है। एक ऐसी कविता जिसे कहानी के रूप में लिखा जाए उसे हम गद्य काव्य कहते हैं। चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम इनके प्रारंभिक जीवन, शिक्षा, व्यवसाय के बारे में हम जानेंगे, है ना दोस्तों। अब यहाँ देखिए, बाल कृष्ण भेट का जन्म 23 जून 1844 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ, जो कि अभी प्रयागराज है। उनके माता का नाम पार्वती देवी एवं पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, जहाँ उन्होंने हिंदी एवं संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की। फिर माँ के निर्देशानुसार उन्होंने 1867 में प्रयागराज के मिशन स्कूल में अंग्रेजी की शिक्षा भी प्राप्त की। 1869 से 1875 तक उन्होंने प्रयाग के ही मिशन स्कूल में अध्यापन किया। उसके बाद 1885 में सीएबी स्कूल में उन्होंने संस्कृत का अध्यापन किया। फिर 1888 में पुनः प्रयाग प्रयाग के ही कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में वो अध्यापक नियुक्त हुए, जो कि कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज आज भी है। समझे कि नहीं समझे दोस्तों। देखिए, जो बालकृष्ण भट्ट थे ना, उनका जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था, जो कि अभी प्रयागराज है। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे देखिए उनकी माता पिता की बात करें तो उनकी माता का नाम पार्वती देवी एवं पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कहाँ हुई थी? उन्होंने घर पर ही हुई, जहाँ उन्होंने हिंदी एवं संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की। फिर माँ के यानी कहने पर यानी निर्देश के अनुसार उन्होंने 1867 में, कितने में दोस्तों? 1867 में प्रयागराज के मिशन स्कूल में अंग्रेजी की शिक्षा भी प्राप्त प्राप्त की थी। ठीक है दोस्तों, यानी 1867 में प्रयागराज के मिशन स्कूल में अंग्रेजी की शिक्षा भी प्राप्त की थी। फिर 1869 से 1875 तक उन्होंने प्रयाग के ही मिशन स्कूल में अध्यापन किया यानी पढ़ाया। उसके बाद 1885 में सीएबी स्कूल में उन्होंने संस्कृत का अध्यापन किया। फिर उन्होंने 1888 में पुनः प्रयाग के ही कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में वो अध्यापक नियुक्त हुए। जो कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज है वो आज भी है दोस्तों। ठीक है, तो ये था बालकृष्ण भट्ट का प्रारंभिक जीवन, शिक्षा और व्यवसाय। ठीक है दोस्तों, हम इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट जी का भारतेंदु युग एवं रचनात्मक संकीर्ति। देखिए भारतेंदु युग क्या होता है, इसी वीडियो में हमने एक्सप्लेन की है, तो उसको हम आगे समझेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, भट्ट जी भारतेंदु युग की ही देन थे और भारतेंदु मंडली के प्रधान सदस्य भी थे। आधुनिक हिंदी साहित्य एवं हिंदी थिएटर के पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से उन्होंने प्रयाग में उन्होंने हिंदी वर्धनी नामक सभा की स्थापना की और 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र प्रकाशित किया। वह 33 वर्षों तक लगातार इसे प्रकाशित करते रहे, परंतु आर्थिक तंगी के कारण अंततः उन्हें इस मासिक पत्र को बंद करना पड़ा। यहाँ पर दोस्तों समझिए, देखिए भट्ट जी भारतेंदु युग के ही देन थे और भारतेंदु मंडली के प्रधान सदस्य भी थे। आधुनिक हिंदी साहित्य एवं हिंदी थिएटर के पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से उन्होंने प्रयाग में हिंदी वर्धनी नामक सभा की स्थापना की और 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र प्रकाशित किए। वह 33 वर्षों तक लगातार इसे प्रकाशित करते रहे। कहने का मतलब है कि एक 1861 में अंग्रेजों का एक एक्ट आया था, जिसमें इनसे 3000 रुपया मांगा गया
लेकिन आर्थिक तंगी के कारण ये दे नहीं पाए, जिसके कारण इस मासिक पत्र को उनको क्या करना पड़ा, बंद करना पड़ा। ठीक है दोस्तों, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयोग ने इनके कुछ निबंधों का संग्रह निबंधवाली नाम से भी प्रकाशित करवाया था। काशी नगरी प्रचारनी सभा द्वारा आयोजित हिंदी शब्द सागर के संपादन में भी, चलिए दोस्तों थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, संपादन में भी श्याम सुंदर दास तथा शुक्ल जी के साथ कार्य किए, परंतु अच्छा व्यवहार न होने के कारण वह उन लोगों से क्या हो गए, अलग हो गए। अगर आप हिंदी शब्द सागर की बात करिएगा, तो हिंदी शब्द सागर का जो मैंने राइटर है यानी लेखक है, वो श्याम सुंदर दास थे, और शुक्ल जी के साथ ये क्या किए थे, दोनों काम किए थे। ठीक है, लेकिन वहाँ इनको अच्छा व्यवहार न लगा, ये थोड़ा सा माइंड के कड़क आदमी थे, और अच्छा व्यवहार न लगा उनके कारण वहाँ से क्या किए, काम को छोड़कर चले आए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा, इसको भारतेंदु युग को समझ लीजिए। यहाँ पे भारतेंदु युग क्या होता है, आधुनिक काल के प्रथम चरण को भारतेंदु युग की संज्ञा प्रदान की गई है। 1850 से लेकर 1900 तक की अवधि को भारतेंदु युग कहा जाता है। देखिए दोस्तों, 1850 से लेकर 19 तक की अवधि को भारतेंदु युग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हम आगे देखते हैं। अब देखिए इनकी जो रचनाएं थी, सबसे पहले अगर हम निबंध संग्रह की बात करें, तो साहित्य सुमन भट्ट निबंध माला थी। क्या थे, साहित्य सुमन भट्ट निबंध माला। अगर उपन्यास की बात करें, तो नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, निबंध माला, रहस्य कथा, रसताल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का भाव, गुप्त बैरी। ठीक है दोस्तों, अगर हम नाटक की बात करें, दमयंती स्वयंवर, बाल विवाह, चंद्रसेन, रेल का विकट खेल, पद्मावती, बेनीसनहार, शिक्षादान, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, इंग्लैंडेश्वरी, भारत जननी, एक रोगी और एक वैद्य, ये सब उनके नाटक थे। प्रहसन की अगर बात करें हम, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी, 20 आचार विडम्बना। अब दोस्तों प्रहसन क्या होता है, थोड़ा इस चीज को हम समझते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रहसन नाटक का ही एक रूप है जो कहानी की तरह होता है। प्रहसन की कथा प्रायः काल्पनिक होती है और उसमें हास्य रस की प्रधानता रहती है। उसके पात्र अपनी अद्भुत चेष्टाओं द्वारा प्रेक्षकों का मनोरंजन करते हैं। इसे इंग्लिश में फ्रेश कॉमेडी कहते हैं। इसका एक ही उद्देश्य होता है कि दर्शकों और पाठकों को खूब जोर से हंसाए, यानी दर्शकों और पाठकों को खूब जोर से हंसाना, वो परहसन कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, परहसन कहलाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अब बाल कृष्ण भट्ट के हिंदी साहित्य में उनका क्या योगदान थे, इस चीज को हम समझते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य में बाल कृष्ण भट्ट के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वह आधुनिक हिंदी निबंध के अग्रणी लेखक थे। उनके निबंध की तुलना अंग्रेजी साहित्य के चार्ल्स लैम्ब से भी की जाती है। आधुनिक हिंदी साहित्य में आलोचना की नींव भी उन्होंने ही डाली थी, और गद्य काव्य का प्रारंभ भी उन्होंने किया था। इससे पहले हिंदी साहित्य में गद्य काव्य का अभाव था। कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ बाल कृष्ण भट्ट ने क्या क्या किया था उसके बारे में समझिए। वो आधुनिक हिंदी निबंध के अग्रणी लेखक थे, पहला। दूसरा क्या थे, आधुनिक हिंदी साहित्यों में आलोचना की नींव भी उन्होंने डाली थी। और तीसरा, गद्य काव्य को यानी गद्य काव्य को प्रारंभ करने का भी श्रेय उन्हीं को जाता है, यानी शुरुआत उन्हीं ने किया था। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने तीन ऐसे ऐसे काम किए थे। ठीक है, पहला क्या थे, आधुनिक हिंदी निबंध के अग्रणी लेखक थे। दूसरा, आधुनिक हिंदी साहित्य में आलोचना की नींव भी उन्होंने डाली थी। और तीसरा, गद्य काव्य को प्रारंभ भी उन्होंने ही किया था। अब हम दूसरे इनको देखते हैं दोस्तों, बाल कृष्ण भट्ट दूसरे साहित्य के नजरों में क्या थे। अगर सबसे बात करें अगर रामविलास शर्मा के शब्दों में, तो बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी आलोचना के जन्मदाता थे, और उन्हें ही प्रगतिशील आलोचना की नींव डाली थी। अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में अगर बात करें, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील के श्रेणी में रखा गया है। और ये जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील क्या है दोस्तों, इनके बारे में हम इस वीडियो में ही जानेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के काल। देखिए दोस्तों, हिंदी साहित्य के चार काल होते हैं। कितने काल होते हैं, चार काल। पहला है आदि काल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल, और चौथा क्या है दोस्तों, आधुनिक काल। ठीक है, अगर देखिए आधुनिक हिंदू हिंदी युग, आधुनिक हिंदी युग, देखिए आधुनिक हिंदी युग को पांच भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है,
5 भागों में बाँटा गया। भारतेंदु युग ये 1850 से 1900 ईस्वी तक था। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा है। ठीक है दोस्तों। द्विवेदी युग 1900 से लेके 1920 ईस्वी तक था। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर है। ठीक है दोस्तों। छायावादी युग ये 1920 से लेके 1936 ये मुकुटधर पांडे रोमांस के नाम पर है। प्रगतिवादी युग ये 1937 से लेकर 1943 तक ये मार्क्सवाद के नाम पर है। प्रयोगवादी युग जो 1944 से लेकर 1990 जो अज्ञेय जी के नाम पर है। और उत्तर आधुनिक युग दोस्तों ये 1990 से लेके आज तक है। ठीक है दोस्तों। इस चीज को हम समझने का प्रयास किए। हम आगे देखते हैं। तो अगर हम चार्ल्स लैम्ब की बात करें तो ये अंग्रेजी साहित्य के एक महान निबंधकार थे। वह इंग्लैंड के रहने वाले थे। उन्हें अंग्रेजी साहित्य का राजकुमार कहा जाता था। अगर हम जोसेफ एडिसन की बात करें तो ये भी अंग्रेजी साहित्य के एक महान निबंधकार थे। ये भी कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। अगर हम रिचर्ड स्टील की बात करें दोस्तों तो अंग्रेजी साहित्य के एक महान निबंधकार थे और वह कहाँ के रहने वाले थे? आयरलैंड के रहने वाले थे। तो ये था दोस्तों ये बाल कृष्ण भट्ट का यानी जीवन परिचय। इनके बारे में हम जो भी कुछ जाने। ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।